मैं हूं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। चलिए खबरों का रुख करते हैं और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की अग्रिम जमानत याचिका चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। आपको बता दें कि बलवंत मुल्तानी मामले में यह याचिका खारिज की गई है और इस संबंध में आपको बता दें कि सुमेध सैनी की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें केस को ट्रांसफर करने और अंतरिम जमानत को लेकर के यह याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन यह याचिका खारिज हो गई है। इससे पहले आपको बता दें कि इस मामले में 2 बार इन्होंने जब सुमेध सैनी की तरफ से जब मामला दर्ज किया गया था, तो इसके बाद से जब याचिका दाखिल की गई थी, माफ़ कीजिएगा, तब हाई कोर्ट के जज ने खुद को केस से अलग कर लिया था। अब इस मामले में बाकायदा हाई कोर्ट ने याचिका अंतरिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया, साथ ही केस ट्रांसफ़र करने की भी जो याचिका थी उसको भी खारिज कर दिया है। तो आपको बता दें कि सुमेध सैनी को झटका लगा है, केस ट्रांसफर करने की याचिका भी खारिज हो गई है और अंतरिम जमानत की बेल पिटीशन भी खारिज कर दी गई है। इससे पहले मोहाली के एक लोअर कोर्ट ने सुमेध सैनी की पहले भी जो याचिका थी वहां पे खारिज कर दी थी और इस पूरे मामले में सुमेध सैनी के जो है कटघरे में खड़ा किया था। इसके बाद से गिरफ्तारी से बचने के लिए और जो भी लीगल रेमेडीज हो सकती हैं उसको लेकर के सुमेध सैनी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया उनकी तरफ से और अब हाई कोर्ट ने भी उन्हें राहत नहीं दी है। और इस पे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल भारद्वाज जुड़ गए हैं। अनिल, इस मामले में सुमेध सैनी की याचिका खारिज कर दी गई है केस ट्रांसफर करने की और उनके अंतरिम जमानत की, और क्या जानकारी है आपके पास इस संबंध में? देखिए अमित, ये मामला जब मोहाली से उनकी अग्रिम जमानत याचिका जो है वो खारिज हुई थी, उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में जो है अपील दायर की थी फिर से अग्रिम जमानत के लिए। उस पे पहले तो कुछ दिन डिले हुआ, फिर कल सुनवाई हुई थी, कल एक लंबी सुनवाई चली और उसके बाद अदालत ने जो है वो फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो जो फैसला सुरक्षित रखा है उसके बाद आज सुबह इस पे जो है फैसला आया और उसमें जो दोनों ही इनकी याचिकाएं हैं वो जो है वो खारिज कर दी गई हैं और अब जो सुमेध सिंह सैनी है वो अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर, और पुलिस द्वारा जो पता चला है उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो है वो कोशिशें जो है और तेज की गई। ये मामला जो है अमित, ये 1991 में एक केस हुआ था। सुमेध सिंह सैनी जब एसएसपी होते थे चंडीगढ़ पे, तब उन पे एक अटैक हुआ था, उस अटैक से संबंधित ये मामला है। उसके बाद जो बलवंत सिंह मुल्तानी जो पूर्व IAS अफसर के बेटे थे उनका अपहरण हुआ, फिर वो संबंध में जो है केस वो काफी लंबा चला और बाद में आकर के अब पिछले महीने मई में एक मामला मोहाली में नया दर्ज हुआ बलविंदर सिंह मुल्तानी की के भाई की बलवंत सिंह मुल्तानी के भाई की शिकायत पे, और उस मामले में फिर वो चलता गया नया मामला, जो बाद में अभी कुछ समय पिछले महीने मतलब इसमें जो है धारा 302 जोड़ी गई। उसके बाद से ये घटनाक्रम नया आया और फिर मोहाली अदालत में सैनी ने दोबारा से जो है वो पिटीशन डाली अग्रिम जमानत के लिए, तो उसमें वो खारिज हुई और उस पे आज जो है वो हाई कोर्ट में गए तो वहां भी खारिज हुई। जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि सुमेध सैनी की जब याचिका खारिज हो गई कि क्या उनका वकील की तरफ से चाहे उनकी तरफ से कोई बयान आया है कि ये लोग आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? नहीं, अभी तो देखिए, अभी तो ये जैसे ये इनकी तरफ से आया, अभी उनकी तरफ से कोई सच कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या वैसा कुछ नहीं आया है, लेकिन जो अभी तक की जानकारी है वो यही है कि ये जो इन्होंने याचिका दायर की थी वो खारिज हो गई है और पुलिस के पास सैनी की अरेस्ट के लिए जो है पुलिस की कार्रवाई जो है वो तेज हुई है, जो जानकारी अभी तक हमें मिली। जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये थे हमारे सहयोगी जो बता रहे थे कि इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उनकी 2 याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। एक तो केस ट्रांसफ़र करने की और दूसरी जमानत याचिका उसको खारिज कर दिया गया। 1991 का ये मामला है, पुराना मामला है और इस पूरे मामले में जो है दोबारा पिछले महीने जो इस पर संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कराया गया था मोहाली की लोकल कोर्ट में। वहाँ से आप बता दें कि सुमेध सैनी को बिल्कुल भी राहत नहीं मिली, जिसके बाद वो हाई कोर्ट पहुंचे थे और हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी।
वहीं पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने भारतीय चौकी की तरफ से फायरिंग की है, जिसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने भी फायरिंग कर चीन को आगाह कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल हालात कंट्रोल में हैं। फायरिंग के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना ने कई अहम चोटियों पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। दुर्गम पहाड़ियों पर पहुंचने के लिए जरूरी साजो सामान भी जुटाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पैंगोंग त्सो झील के किनारे दक्षिण किनारे पर शिपाओ माउंटेन टॉप्स है, जहां पर भारतीय सेना ने सोमवार को अंधेरे में फायरिंग करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था। चीनी सेना इस दौरान ये कोशिश कर रही थी पीएलए की तरफ से, और इसके बाद बड़ी आश्चर्य की बात है कि पीएलए की तरफ से जब ये हरकत की जाती है तो चीन इसके ऊपर सीधे सीधे भारत के ऊपर आरोप लगाता है। बाद में आपको बता दें कि भारतीय सेना ने इसका खंडन किया है कि उनकी तरफ से कोई फायरिंग की गई है। दरअसल ये पहली बार फायरिंग जो हुई है 1975 के बाद, 1975 के बाद ऐसी पहली मर्तबा हुआ है जब भारत चीन सीमा पर एलएसी पर इस तरह की जो है वारदात सामने है कि कोई फायरिंग की घटना सामने आई है। और सेना का कहना है कि फायरिंग भारतीय सेना की तरफ से पहले नहीं की गई बल्कि चीन की तरफ से की गई, जिसके बाद से जवाबी कार्रवाई के तहत जो है भारत ने भी जो है फायरिंग की। आपको बता दें कि एलएसी पे तनाव लगातार बना हुआ है, तनावपूर्ण माहौल बने हुए हैं, और इसी बीच में विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं और विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बात को वहाँ पे उठाया जाएगा। हालांकि इससे पहले राजनाथ सिंह भी रशिया दौरे पे गए थे, तो अपने काउंटर पार्ट थे उनके समक्ष उन्होंने बातचीत हुई थी। और सूत्रों के हवाले से जो हम जानकारी है कि इस दौरान राजनाथ सिंह ने बड़ी ही एक तो फर्मनेस के साथ अपनी बात रखी थी, जिसके बाद से चीन को अब ये लगने लगा है कि भारत जो है उसके गीदड़ भभकियों से वो डरने वाला नहीं है और अपनी इरादे जो वो पुख्ता कर चुका है। तो आपको बता दें कि एलएसी पे 45 साल बाद फायरिंग की गई है। पहले चीन ने आरोप लगाया कि यह फायरिंग भारत की तरफ से की गई, लेकिन भारतीय सेना ने इसका खंडन किया है और कहा है कि जवाबी कार्रवाई में यह फायरिंग हुई। आर्मी की तरफ से की गई। और इस बीच आपको बता दें कि भारतीय सेना ने जवाब दिया, जिसके बाद से उन्हें पीछे खदेड़ दिया और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस घटना के बाद हालांकि देखा जाए तो डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बातचीत का दौर तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़रूर आते जा रहे हैं। जिस तरह से चीन का नज़रिया है, जिस तरह से चीन की एक तरह से उसकी जो साजिशें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली, और वैश्विक स्तर पे जो वैश्विक समुदाय के जो दूसरे देश भी हैं वो इस चीन की हरकतों को लेकर के परेशान है। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही चीन की इस जो भी गतिविधियां चल रही हैं, चाहे साउथ चाइना सी में चल रही हैं और दूसरे पड़ोसी देशों के साथ चल रही हैं, उसको लेकर के ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों ने भी भारत से इस संदर्भ में बात की थी। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र का मानसून सत्र दूसरा दिन आज शुरू हुआ। सदन के दूसरे दिन की शुरुआत में हंगामा देखने को मिला, जब कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री पर लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगा डाले। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नेगी के शब्दों के चयन पर आपत्ति जाहिर की। इसके बाद से दोनों तरफ से हंगामा हो गया। आपको बता दें कि सदन में विपक्ष की ओर से नारेबाजी भी देखने को मिली। हालांकि विधानसभा स्पीकर ने सदस्यों को शांत कराया और जगत सिंह नेगी को शब्दों के चयन में मर्यादा रखने की, ख्याल रखने की बात भी कही। इसके बाद वन मंत्री राकेश पठानिया ने नियम 67 के तहत चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कोरोना की लड़ाई में समूचा विश्व लड़ रहा है, लेकिन इस महामारी में कांग्रेस को साथ होने की वजह जो है कि उस पर वह राजनीति कर रही है और यह बेहद ही शर्मनाक है। पठानिया ने कांग्रेस को हिमाचल का दुश्मन तक करार दे दिया। वहीं पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के वेतन कटवाए जाने पर वन मंत्री ने कहा कि सिर्फ सुक्खू ही अपना वेतन नहीं जमा करा रहे हैं, बल्कि सभी सदस्य वेतन कोविड फंड में जमा करा रहे हैं। लेकिन इस दौरान सुक्खू ने जवाब में कहा कि उनका जो वेतन है वो पूरा का पूरा जा रहा है और कोविड फंड में, जबकि बाकी सदस्यों के 30% ही जा रहे हैं।
और इस पर हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के लिए पराक्रम चंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी पराक्रम, आपसे हम जानना चाहेंगे, आज दूसरा दिन विधानसभा के मानसून सत्र का है और किस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं अभी? देखिए, जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 10 दिन का है और आज दूसरा दिन इसका था। और महत्वपूर्ण बात यही रही है कि पहले ही दिन जो है स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से यानी कि विपक्ष की तरफ से आया था। और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब स्थगन प्रस्ताव यानी कि 67 जो नियम है उसके तहत चर्चा शुरू हुई थी। और स्थगन प्रस्ताव जब आता है जबकि बहुत इमरजेंसी हो, तो जब ये विपक्ष ने मांगा कि 67 के तहत जो है कोरोना काल में जो भी अनियमितताएं प्रदेश में हुई है और कोरोना काल में जो भी असफलताएं सरकार की रही है उसके ऊपर चर्चा हो, तो जो है काफी नोक-झोंक के बाद इसकी इजाजत दे दी गई थी। और आज भी क्योंकि स्थगन प्रस्ताव के ऊपर चर्चा का दौर जारी रहना था, इसलिए प्रश्नकाल नहीं हुआ है। अमूमन तो ये होता है कि जब भी सदन शुरू होता है तो पहले प्रश्नकाल होता है 1 घंटे का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असली स्थगन प्रस्ताव का, इसलिए अभी भी जो है स्थगन प्रस्ताव के ऊपर चर्चा चल रही है। 6 सदस्य जो है दोपहर से पहले इस स्थगन प्रस्ताव पर बोल चुके हैं, जबकि अभी दोपहर अवकाश भोजन अवकाश रहता है, उसके बाद फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। और अभी जो है इस वक्त सुखराम चौधरी जो है इसके ऊपर बोल रहे हैं। और जहां तक बात है विपक्ष की, वो हर उस फैसले का विरोध कर रहा है सरकार का तो कोरोना काल में उसने लिए, जबकि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो सराहना कर रहे हैं मुख्यमंत्री की कि पहली बार इस तरह की वैश्विक बीमारी पूरे विश्व में आई है और हिमाचल प्रदेश उससे बाखूबी लड़ा है। जबकि विपक्ष का आरोप है कि इस दौरान जो है सरकार ने किसी भी वर्ग को राहत नहीं पहुंचाई, बल्कि उसके ऊपर जो है करों के बोझ लादे हैं। राशन महंगा किया गया है, बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई और अपने लोगों को फायदा पहुंचाया। यहाँ तक कि दलाली का जब शब्द विधानसभा के अंदर किन्नौर के विधायक जगत नेगी द्वारा इस्तेमाल किया गया, तो उसके ऊपर मुख्यमंत्री को स्वयं उठना पड़ा। और इन बातों के बीच कई बार ऐसा मौका है जब दोनों ही पक्षों के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए और जोर जोर से और शोर शराबे के बीच जो है सदन की कार्रवाई जो है अभी भी जारी है। दोपहर का समय खत्म होने के बाद फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हो गई और जैसे ही जो सदस्य हैं ये इसमें भाग लेते हैं उसके बाद मुख्यमंत्री में रिप्लाई देंगे। जी आपसे हम ये जानना चाहते हैं पराक्रम कि अभी जिस तरह से सत्र चल रहा है और जिस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है, आपने बताया कि जिसे इतिहास में ये पहली दफ़े है कि 67 जो है वो प्रश्नकाल न करके इसके ऊपर जो है चर्चा जो है वो शुरू की गई है। ये बताइए कि विपक्ष जो है पूरी तरह से हमलावर है, सरकार क्या कुछ उसको सही से डिफेंड कर पा रही है या पूरी तरह से डिफेंसलेस है? देखिए, क्योंकि सरकार जो है बिल्कुल जब भी सत्ता पक्ष में होती है तो निश्चित रूप से उसको जो है बहुत चीजें मैनेज करनी होती है, लेकिन विपक्ष जो है उसको तो हमला करने का मौका है। और विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। कोरोना काल में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ और जिस तरह से तमाम चीजें जो बाहर के लोगों को लाया गया और उसके बाद कोरोना के मामले बढ़े, तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर विपक्ष जो हमलावर है। लेकिन सत्ता पक्ष के पास बहाना वो है सबसे बड़ा, वो यही है कि कोरोना काल जो है इससे पहले कभी नहीं आया है, बावजूद इसके सरकार जो है निपट रही है विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जो है लोगों को बेहतर सुविधाएं दी गई है। प्रवासियों को बाहर भेजा, बाहर के लोगों को हिमाचल प्रदेश में लाया, यानी कि 3 लाख से लोगों को 3 लाख के ज्यादा लोग जो है उनको हिमाचल प्रदेश लाया गया। जो विपक्ष है बेरोजगारी का भी मुद्दा प्रमुखता से उठा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि बाहरी प्रदेशों में काम करते थे, विदेशों में काम करते थे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिनके अधिकतर लोग जो है या तो होटल लाइन से जुड़े हैं या पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं, वो वापिस हिमाचल प्रदेश में आ चुके हैं। यदि सरकार का भी आंकड़ा माने तो ये करीब 5 लाख लोग जो है इस दौरान यानी कि जून से अभी तक प्रदेश में वापिस आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा बड़ा धंधा है नहीं जिसमें वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है सरकार से सवाल पूछ रहा है। सरकार को जवाब देना है मुख्यमंत्री के रूप में। मुख्यमंत्री जवाब देंगे 3 बजे के बाद, तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री जो विपक्ष के हमले हैं उनका किस तरह से जवाब देते हैं। और सुरेश पख्तर भी जो है एक विधायक ने यहाँ पर मांगा है कांग्रेस के कि
जो भी कोरोना काल में खर्च हुआ उसको लेकर जो है सरकार श्वेत पत्र जारी करे और कितना खर्च को किया गया, कितना पैसा इकट्ठा किया गया इस दौरान, सारी चीजें जो है इसको लेकर सरकार से सवाल और सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। तो अब मुख्यमंत्री इसको लेकर जो है जवाब देने वाले हैं। अब देखना यही होगा। मैं बिल्कुल बिल्कुल पराक्रम, बिल्कुल आप जो बातें कह रहे हैं, अब सबकी नज़रें मुख्यमंत्री क्या जवाब देते हैं, क्योंकि जिस तरह से ठोस और एक जो विपक्ष के पास उसके तर्कस में सवालों के जो तीर हैं और जिस तरह से कोरोना के संक्रमण काल में सरकार के जितने लूप होल्स रहे हैं, उसके मद्देनज़र वाजिब तौर पे कहा जाए तो विपक्ष काफ़ी हमलावर है और उसके हमले में ताकत दिख भी रही है। लेकिन अब देखना है कि मुख्यमंत्री के पास क्या जवाब होता है, वो 3 बजे के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी पराक्रम चंद, जो कि विधानसभा के अभी तक की जो कार्रवाई चली है उसके ऊपर वो प्रकाश डाल रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह की परिस्थिति है। और उन्होंने बताया कि पहली दफ़े नियम 67 के तहत प्रश्नकाल स्थगित करके यह जो है इस पर चर्चा की जा रही है। और ये चूँकि मोस्ट इमरजेंसी पीरियड में इस तरह के फैसले लिए जाते हैं और कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, ऐसे में इस पर फैसला लिया गया और अब इस पर बहस चल रही है, चर्चा चल रही है। अब सबकी निगाहें जो टिकी हैं वो है मुख्यमंत्री के जवाब पर कि मुख्यमंत्री विपक्ष के जो भी आरोप हैं उसको लेकर के क्या जवाब देते हैं। वहीं हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान इंदौरा के विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से उनके हड़कंप मच गया। दरअसल धीमान कोरोना की आशंका के बावजूद सदन चले गए और बाद में उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। ऐसे में विधानसभा स्पीकर विपिन परमार ने सदन के तमाम सदस्यों को एहतियात बरतने की अपील की। विधानसभा स्पीकर ने इस संबंध में बाकायदा पत्र लिखकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से कोरोना के आशंका पर जांच कराने और होम क्वारंटीन करने की बात कही। विपिन परमार ने कहा कि अगर किसी भी सदस्य को कोरोना का लक्षण मिलता है तो तुरंत खुद को वो होम क्वारंटीन करे और जरूरत पड़ने पर कोरोना टेस्ट भी कराए। स्पीकर ने सभी सदस्यों से कोरोना को गंभीरता से लेने की बात कही है। आपको बता दें कि रीता धीमान इंदौरा से विधायक हैं और उनके भीतर उन्हें थोड़ी सी बुखार हुआ था, जिस पे भी वो सदन में चली गई थी, जिसके बाद उनकी जो रिपोर्ट आई वो कोरोना पॉजिटिव आई। इसी संबंध में विधानसभा स्पीकर विपिन परमार ने बाकायदा एक खत लिखा और तमाम सदस्य जो कि सत्ता पक्ष के चाहे वो विपक्ष के हों, तमाम मंत्रियों को उन्होंने संबोधित करते हुए पत्र लिखा, उनसे अपील की कि अगर उनके भीतर कोरोना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं या फिर उनकी तबीयत थोड़ी भी ख़राब होती है तो इसको वो गंभीरता से लें, कोरोना की जांच कराएं और नेगेटिव होने की पुष्टि होने के बाद ही जो है वो लोगों से मिले, अन्यथा वो खुद को होम क्वारंटीन करें। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ, बात करते हैं पंजाब के धूरी की। धूरी में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसकी जानकारी डीएसपी परमजीत सिंह ने दी। डीएसपी ने बताया कि दोनों चोर लोगों के एटीएम कार्ड स्वैप करके क्लोन तैयार करने के बाद एटीएम मशीन से पैसे निकाल लेते थे। इतना ही नहीं, चोरों ने मानसा के डीएसपी अजैब सिंह के खाते से भी 79,000 रुपये निकाले थे। फिलहाल पुलिस ने चोरों के पास से 74,000 की नकदी, एक मोबाइल, 6 एटीएम कार्ड और एक स्वैप मशीन बरामद की है। दरअसल ये लोग क्लोन तैयार करते थे एटीएम का और उसके बाद से उसी एटीएम जो खाता धारक पैसे निकाला रहता था ताज़ा एटीएम से, उसके ही क्लोन को बना करके वो पैसे उस एटीएम के जरिए उस पर अपना हाथ साफ कर लेते थे। और ऐसा करके इन्होंने बहुत सारे ऐसे वारदातों को जो है अंजाम दिया था। अभी पुलिस के इनके पास से 74,000 की नकदी, 6 एटीएम कार्ड, एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। इनकी गिरफ्तारी से कहीं न कहीं और भी पूछताछ होगी तो और भी कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी और पुलिस को उम्मीद है कि शायद इस धंधे में, इस गोरख धंधे में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। तरनतारण के भोजे गांव में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की वारदात सामने आई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से एक बुजुर्ग को पीटा जा रहा है। बुजुर्ग बूटा सिंह पुजिया का रहने वाला है, जो कि अक्सर गांव के विकास पर आवाज़ उठाते थे। इससे खफा होकर गांव के कुछ लोग जो हैं एक साथ मिल कर के आए और उनकी पिटाई शुरू कर दी।
पीड़ित परिवार की तरफ से फिलहाल थाने में मामला दर्ज कराया गया है। इसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से दुख की बात यह है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप देख सकते हैं किस तरह से बुजुर्ग को धमकाया ही नहीं जा रहा, बल्कि उन्हें सरेआम पीटा जा रहा है। अब यह वीडियो वायरल हो रहा है। बुजुर्ग की तरफ से पुलिस में यह रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से असंवेदनशीलता प्रशासन की तरफ से बनी हुई है, कितना इनसेंसिटिव रवैया है प्रशासन का कि मामला दर्ज होने के बाद एक बुजुर्ग की जो है शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि वीडियो सरेआम वायरल हो रहा है। उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, उनको बुरी तरह से पीटा जा रहा है। इनका कसूर यही है, जैसा कि बताया जा रहा है, कि गांव के मसलों पे जो बदहाली है उसके ऊपर ये आवाज़ उठा रहे थे। इससे नाराज़ होकर लोग इनके खिलाफ अपना गुस्सा निकाल दिया इन लोगों ने। उधर नाभा में शरारती तत्वों ने मिलकर एक ट्रक में आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। ये भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है कि सड़क पर खड़े एक ट्रक में आग लगा दी जाती है और बदमाश यहां से फरार भी हो जाते हैं। उधर तरनतारण में कुछ दिन पहले एक दिहाड़ी मजदूर सड़क हादसे का शिकार हो गया था, जिसके बाद से पीड़ित मजदूर इलाज के लिए मोहताज हो गया। परिवार में पीड़ित के अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। इसकी वजह से परिवार को खर्चा चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार ने सरकार और समाज सेवी संस्थाएं, जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, उनसे मदद की गुहार लगाई है। उधर लुधियाना के श्री भैणी साहिब में हॉकी इस टर्फ को नया रूप देने का काम जो है शुरू कर दिया गया है। इसमें पंजाब सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसकी पहली किश्त 50 लाख रुपए जारी कर दी गई है। वहीं प्रदेश के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह ने खेल को बहुमूल्य योगदान बताते हुए कहा कि पंजाब सरकार युवाओं के खेलों से जोड़ने के लिए कई कोशिशें कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब खेल विभाग के फुटबॉल और दूसरे खेलों से संबंधित कोच भी समय समय पर अपनी सेवाएं देते रहेंगे। बस जी, अज मैं हाज़र होया सी श्री भैनी साहब सतगुरु जी के दर्शन भी करने सीगे और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का एक वायदा सीगा कि असी स्पोर्ट्स नूं, क्योंकि हमेशा ही जिहड़ा ये सैक्ट है इस डेरे तो स्पोर्ट्समैन बड़े इंस्पिरेशन उन्होंने जागती है और बड़ी हिम्मत देंदे ने। इन्हां दा ध्यान जिहड़ा हैगा और हॉकी पहला मैं बड़े सालों की गल करदा 1978 मैं बैंकॉक गया सीगा ते सतगुरु जगजीत जी उदों नाल सीगे, आपकी टीम लैके गए और उत्थे डेमोन्स्ट्रेशन मैच भी होया। तो श्री भैण साहिब में हॉकी एस्ट्रो टर्फ जो है वहाँ बनाने का काम शुरू हो चुका है। युवाओं को खेलने से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। श्री मुक्तसर साहिब के कब्रवाल गांव के सरपंच पर भीड़ से हमला कराने का यह एक मामला सामने आया है। आरोप है कि कांग्रेस से जुड़े सरपंच ने इस वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने भीड़ को बुला करके हमला कराया। दरअसल जिस शख्स पर हमला कराया गया, पीड़ित शख्स का आरोप है कि वह गांव में बदहाली, नालियों की समस्याओं को लेकर के आवाज़ उठा रहा था, जिसके बाद से नाराज सरपंच ने लोगों को बुलाया, अपने आदमियों को बुलाया और उसके ऊपर हमला बोल दिया। वहीं गुरदासपुर के पुल की कब बदलेगी तकदीर, यह सवाल हर कोई पूछ रहा है। सिटी रोड के हांसली पुल के टूटे 8 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुल में एक ईंट भी नहीं लग पाई है। जनवरी से तोड़े गए इस पुल का काम सरकार की तरफ से सितंबर तक पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन आपको बता दें कि इस बटाला पुल के लाइफलाइन के कहा जाता है, जिस पर रोज़ाना 50,000 से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, लेकिन अब उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुल के न होने से दुकानदारों का भी व्यापार ठप हो चुका है। धीमी गति से चल रहे निर्माण के चलते लोग और दूसरे व्यापारी समुदाय भी बेहद परेशान हैं।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल को सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक और हमारे ट्विटर पेज पर जाकर के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ताज़ा खबरों से वहाँ पे जुड़े रह सकते हैं।